हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल में जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो प्रोसीजर होता है उसको हम कंपेरिजन करेंगे यूएस के प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाता है। सेकेंड जो हमारा आर्टिकल है वो राइट टू प्राइवेसी को लेकर के है। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया था राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, उसको बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा लास्ट डिस्कशन होगा वो नेपाल से संबंधित होगा। ठीक है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया के सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 और रिपब्लिकन पार्टी से वो चुने हुए थे। ठीक है, अब 20 जनवरी को वहां पर नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं। उससे पहले उनके कार्यकाल में उनको 2 बार इम्पीच किया गया है। पहली बार जब उनको इम्पीच किया गया तो सीनेट ने उनको बचा लिया था। सीनेट क्या है? वहां का जो पार्लियामेंट है, यूएस का पार्लियामेंट, उसको बोलते हैं कांग्रेस। उसके हमारी तरह ही 2 हाउस हैं। लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट। ठीक है, तो पहली बार बचा लिया था सीनेट ने, लेकिन अब देखते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने तो पास कर दिया है उनका जो प्रोसीजर हुआ था इम्पीचमेंट का। अब सीनेट के पास गया है, तो सीनेट क्या फैसला इसमें देता है। तो देखो, अगर उनको इम्पीच कर दिया जाता है तो वो तीसरे अमेरिकन राष्ट्रपति होंगे। तो हम कंपैरिजन करेंगे, हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंडिया का प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है GS2 में। जब अलग अलग जगह के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका कंपैरिजन GS2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेंस में भी आंसर राइटिंग में इसका यूज हो सकता है। तो सबसे पहले हम इंडिया का प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाता है उसका प्रोसीजर देखते हैं। देखो, इंडिया के प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना हो ना, तो सबसे पहले उसके ऊपर कारण बताए जाते हैं। कारण क्या लिखा जाता है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आपने वायलेशन किया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि किस तरीके से आपने वायलेशन किया है। ठीक है, ये डिसाइड किया जाता है बाद में, या तो जुडिशरी डिसाइड करेगी या और कोई कारण से डिसाइड किया जाएगा। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। दो हमारे हाउसेज हैं, किसी भी हाउस में आप इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकते हो। शुरुआत में मान लो आपके लोकसभा में स्टार्ट हुआ तो 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए वो इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर है उसके ऊपर। 1/4 मेंबर्स ने साइन करना होना चाहिए। उसके बाद में 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाएगा। और जैसे ही वो 2/3 मेजोरिटी, देखो पहले वाले जिसमें शुरुआत की जाती है, इनिशिएशन किसी में भी हो सकता है इंडिया में, तो अमेरिका में इनिशिएशन होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। हमारे यहाँ पर फिर 2/3 मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है और प्रेसिडेंट को 14 दिन का एक लेटर दिया जाता है कि वो अपने तरीके से प्रोसीजर कर सकते हैं, अपने बचाव में कुछ भी बात कह सकते हैं। अगर वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है इंडिया में, फिर उसके बाद में जाता है वो दूसरे हाउस के पास में। दूसरा हाउस सबसे पहले क्या करता है? जांच करता है उसकी, ऐसे नहीं सीधा पास कर देगा, जांच करता है। अगर उसको लगता है कि ये सब कुछ जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, तो वो भी 2/3 मेजोरिटी से अगर उसको पास करता है, 2/3 मेजोरिटी से जैसे ही उसको पास करता है, तो उसी दिन से, जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसी दिन से प्रेसिडेंट को अपनी ऑफिस को छोड़ना पड़ता है। और आर्टिकल 61 के अंडर ये इम्पीचमेंट का प्रोसीजर आता है। अमेरिका में क्या होता है? सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कैसे क्या होता है कि सिंपल मेजोरिटी से 51% सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। उसके बाद में ट्रायल बिगिंस होता है, मतलब ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है? जांच पड़ताल करता है। उसके बाद में ये जाता है सीनेट के पास में और सीनेट इसको पास करता है। 2/3 मेजोरिटी से इसको सीनेट को पास करना होता है। हमारे यहाँ पर इंडिया में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का चार्जेस लगाए जाते हैं आधार, वहां पर ट्रेजन का, ब्राइबरी का और भी ज्यादा कोई हाई क्राइम्स कर दिया हो, जैसे आपने कोई अपराध कर दिए हो, ये अपराध लगाए जाते हैं किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के। मतलब ये आधार बनाया जाता है और इसी के आधार पर इम्पीच किया जाता है। तो देखो, ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है ना वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है ना वो थोड़ा सा अलग है। क्या है? जब हम प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, जब इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, तो उसमें क्या होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्टेड लोगों को, जैसे हमारे लेजिस्लेचर, स्टेट्स की लेजिस्लेचर है, वहां पे भी सिर्फ इलेक्टेड लोग,
जो हमारे मतलब हमारी पार्लियामेंट है वहाँ पे भी सिर्फ इलेक्टेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने में। लेकिन जब उसका इम्पीचमेंट किया जाता है तो दूसरा प्रोसीजर होता है, मतलब जिन लोगों ने चुना वो भाग नहीं लेते। जब इम्पीचमेंट होता है तो स्टेट के जो चुने हुए लोग हैं ना वो भाग नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और पार्लियामेंट में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है इम्पीचमेंट के प्रोसीजर के दौरान। और जब हम अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को, उस समय में हम उनका साथ नहीं लेते हैं, उनको वोट करने के कोई हक नहीं होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स को। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, ये हमें ध्यान रखना है। अपॉइंट के दौरान और इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो अलग है। अपॉइंटमेंट में तो आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड को साथ लेते हो, और उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सिर्फ और सिर्फ कहाँ के, पार्लियामेंट की। और उसमें जब हम इलेक्ट करते हैं तो किसमें किसका साथ लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनको भी साथ में लेते हैं। तो ये हमारा इम्पीचमेंट के प्रोसीजर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी एक स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के उन्होंने कुछ अपना डिसीजन दिया है, और बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है। क्या डिसीजन दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने? देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट जो होता है 1954, उसमें एक बात बोली जाती है कि उसका जो पार्ट 5 है ना, जो उसका सेक्शन 5 है, उसमें ये बोला जाता है कि अगर दो धर्म के लोग शादी कर रहे हैं तो उनको 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। और वो रजिस्ट्रार ऑफिस क्या कर सकते हैं, उसका जो सेक्शन 6 है स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 6, वो उसको पब्लिक में उस नोटिस को पब्लिश कर सकते हैं। और उसका सेक्शन 7 ये बात कहता है कि जो मतलब लोग हैं वो उसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स रेज कर सकते हैं। किसके ऊपर? कि ये दो धर्म के लोग जो शादी कर रहे हैं इसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स को रेज कर सकते हैं। ये पहले प्रावधान था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। तो देखो, यूपी में एक बंदी ने ये बात उठाई, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन को डाला और उन्होंने पूछा कि ये तो मेरा जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट हमें राइट दे चुका है कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। कौन से उन्होंने पुट्टू स्वामी जो केस था उसमें ये राइट दिया था लोगों को कि किसी की भी प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये तो शादी करना मेरा पर्सनल हक है, शादी करना मेरा राइट टू लाइफ के अंडर आता है। तो आप मेरे राइट टू प्राइवेसी, जो फंडामेंटल राइट मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, उसका हनन हो रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात बोली है कि देखो, ये जो मतलब आप 30 दिन पहले आपको क्या देना है, रजिस्ट्रार ऑफिस में नोटिस देना है कि हम शादी करने वाले हैं। तो ये नोटिस देना अब मैंडेटरी नहीं है, और उसको पब्लिक करना तो बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। वो उन दोनों का, किसी भी व्यक्ति को किसी से शादी करनी है वो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें ना तो स्टेट कोई इंटरफेयर करेगा और ना ही नॉन स्टेट फैक्टर कोई इंटरफेयर कर सकते हैं। देखो, जो यहाँ पर जो डिसीजन आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो अभी स्टेट्स में जो लव जिहाद बिल पास हो रहे हैं, जैसे यूपी में पास हुआ है, एमपी में पास हुआ है, उनके खिलाफ एक तरीके से डिसीजन है। हालांकि अभी इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देता है वो देखने लायक होता है। देखो, यूपी में क्या बोला गया है कि 60 दिन पहले अगर आप शादी करने वाले हो ना, अगर आप धर्म परिवर्तन करने वाले हो तो आपको 60 दिन पहले डीएम को नोटिस देना होगा कि मैं धर्म परिवर्तन करने वाला हूं। फिर डीएम उसमें जांच करवाएगा कि ये जो धर्म परिवर्तन है वो सही है या नहीं है, सबसे पहली बात। और अगर आप शादी करने वाले हो धर्म परिवर्तन करके, तो ये तो बिल्कुल मतलब वॉइड, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन करार दिया गया है इन लॉ में। तो ये उनके ऊपर, उन लोग के ऊपर जो स्टेट्स में एमपी और यूपी में बनाए गए हैं, उनके ऊपर करारा जवाब है एक तरीके से हमारी जुडिशरी का। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या जवाब देता है। वैसे होप की जा रही है, क्योंकि 2017 में राइट टू प्राइवेसी को, और इससे पहले भी केरला का एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किसी भी स्टूडेंट का अपना पार्टनर चूज करना उसका राइट है, और ये उसकी एसेंशियल फ्रीडम है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इन चीजों को आधार माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब जो पीपल है उनके साथ में ही, उनके पक्ष में ही निर्णय देगा, और इस चीज को क्या किया जाएगा, एक प्राइवेसी की तरह क्रिएट किया जाएगा। देखो, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो संबंधित है नेपाल से।
नेपाल में क्या है, नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर प्रदीप गयावाली, वो हमारे इंडिया की विजिट पर आए थे। उन्होंने कुछ कंसर्न डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। देखो, नेपाल में इस समय क्या प्रॉब्लम चल रही है। नेपाल की में जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया है कि वहां की सरकार को, पार्लियामेंट को डिक्लेयर कर दिया है कि अब वहां पर दोबारा चुनाव होंगे। जो भी सरकार चुनी गई थी उसको मतलब प्रेसिडेंट को अप्रूवल मांग करके उसको डिसमिस करवा दिया है वहां के केपी शर्मा ओली, जो वहां के कौन थे, प्राइम मिनिस्टर। जो देखो वहां पर क्या हुआ था कि दो लेफ्टी पार्टी ने एक साथ मर्ज कर लिया था। पुष्प प्रचंड दहल की एक पार्टी थी और एक पार्टी है मिस्टर केपी शर्मा ओली, दोनों ने मिलकर के क्या वहां पर सरकार बनाई थी। लेकिन दोनों के बीच में जो फाउंडेशन, जो आइडियाज में जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो तो रेगुलर बनी हुई थी। तो केपी शर्मा ओली को लगा कि मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने उन सबको क्या कर दिया, डिसमिस करवा दिया और दोबारा चुनाव होंगे। अब दोबारा चुनाव कब होंगे इसको लेकर के वहां रेगुलर प्रॉब्लम चल रही है। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया के साथ में नेपाल के जो कंसर्न है वो अभी रेज हुए हैं, पहले रेज नहीं हुए थे। 2015 में जब इंडिया और नेपाल के बीच में ब्लॉकेड लगा, तब से इंडिया के जो रिलेशन है वो नेपाल के साथ में कमतर होते जा रहे हैं। पहले इंडिया सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, लार्जेस्ट इन्वेस्टर था, फर्स्ट नंबर का इन्वेस्टर था नेपाल में। लेकिन जब से 2015 में ब्लॉकेड लगे हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, तब से चाइना का इन्फ्लुएंस काफी इंक्रीज हो गया है नेपाल के बीच में। अब इंडिया और नेपाल के बीच में क्या क्या कंसर्न है। 2015 में वो ब्लॉकेड क्यों लगा था? ब्लॉकेड इसलिए लगा था कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था तो मधेसी वहां पर एक ट्राइब है, एक जाति है, और उस मधेसी जाति का इंडिया के लोगों से बहुत ज्यादा संबंध है। तो इंडिया ये चाहता, मधेसी जिस तरीके से चाहते थे कि इंडिया को, सॉरी, नेपाल को इस तरीके से डिवाइड किया जाए, उसमें इंडिया सपोर्ट कर रहा था। ऐसा नेपाल को लगता था कि इंडिया हमारे इंटरनल मैटर्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसीलिए वो टेंशन्स क्रिएट हुई और ब्लॉकेड हो गया। उसकी वजह से वो जो ब्लॉकेड हुआ ना, वो एक तरीके से जो हमारे रिश्ते हैं उनमें भी ब्लॉकेड हो गया था। ट्रेड में ब्लॉकेड हुआ था, लेकिन रिश्तों में भी ब्लॉकेड आ गया, और आज तक वो जो ब्लॉकेड हुआ था वो नहीं सुधर पाया है। लेकिन इस चीज का फायदा चाइना उठा रहा है। चाइना साउथ एशिया में अपना जो प्रभाव है उसको इंक्रीज करना चाहता है। इंडिया के बीच में प्रॉब्लम एक तो है, इंडिया और नेपाल के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है, 1950 में साइन हुई थी। तो नेपाल बार बार इसको बोलता है कि आप इसको रिव्यू कीजिए, रिव्यू कीजिए। सेम इसी तरीके की ट्रीटी इंडिया ने साइन की थी, किसके साथ में, भूटान के साथ में। 2007 में ही इंडिया ने उसको रिव्यू कर लिया है, क्योंकि देखो एक ड्राफ्ट तैयार था। अब नेपाल के साथ में कोई ड्राफ्ट ही तैयार नहीं है, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम है काला पानी डिस्प्यूट। पहले चाइना अपना मैप दिखाता था, बार बार इंडिया के कुछ एरिया को अपने मैप में ले लेता था और फिर क्रिएट करता था कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये तो मेरा पार्ट है। ठीक है, अब सेम नेपाल कर रहा है। नेपाल अपना नया मैप लेकर आ रहा है, उसमें काला पानी वाला एरिया, काला पानी, वहां पर एक रिवर बहती है जो आगे जाकर के काली नदी में अपना जल गिरा देती है। तो इसका जो बेसिन वाला एरिया है ना, उसको लेकर के नेपाल टेंशन क्रिएट कर रहा है 1997 से लेकर के। वैसे तो एक प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है नेपाल के द्वारा। नेपाल इसको अच्छे मुद्दे पर इसको उठा रहा है। ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया के और नेपाल के बीच में। तो देखो, इसका फायदा मिल रहा है ना नेपाल को मिल रहा है ना इंडिया को मिल रहा है, इसका फायदा मिल रहा है चाइना को। अभी कोविड-19 के दौरान चाइना ने क्या किया है कि जो भी सार्क कंट्रीज में से भूटान और इंडिया को अगर छोड़ दिया जाए, तो और सार्क कंट्रीज जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, 1985 में जो ऑर्गेनाइजेशन बना था सार्क कंट्रीज, इनके सदस्य देशों के साथ में अलग अलग वर्चुअल मीटिंग की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनसे जोड़े हैं चाइना, और लगभग अब तक 3 मीटिंग कर चुका है। वो यहाँ के लोगों को सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट और सारी मेडिसिन, और वो चाहता है कि चाइना में जो वैक्सीन बनी है उसको ये लोग यूज करें। हालांकि नेपाल के जब यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने हमारे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई है उसको अप्रूवल दिया है कि हम इसको काठमांडू में यूज करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो देखो
चाइना साउथ एशिया में इनका अपना इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। वो सार्क में है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा रिवाइवल करना चाहिए इंडिया को। इंडिया चाइना चाहता है 2007 से रेगुलर इसका प्रयास कर रहा है कि मुझे सार्क का, अभी वो उसके पास में ऑब्जर्वर स्टेटस है सार्क का, सार्क ऑर्गेनाइजेशन वो चाहता है कि परमानेंट मेंबर मेरे को मिला लिया जाए। इसके लिए पाकिस्तान तो बराबर उसका सपोर्ट कर रहा है। अब देखो इंडिया का पाकिस्तान के साथ में प्रॉब्लम तो है, पाकिस्तान तो वैसे चाइना के सपोर्ट में चला गया। अब नेपाल के साथ प्रॉब्लम चल रही है, नेपाल भी चाइना के इन्फ्लुएंस में जाता जा रहा है। बांग्लादेश के साथ में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया का, और वो उसका भी इन्फ्लुएंस होता जा रहा है किसकी तरफ, चाइना की तरफ। तो देखो इंडिया को इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान लेना होगा, संज्ञान में लेना होगा। अगर पड़ोसी देश, अगर पड़ोसी देश पर अधिकार हो जाता है चाइना का, तो सिर्फ इंडिया अपने डिस्प्यूट, फ्रंटियर जो अपनी बाउंड्री रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उन्हीं को सुलझाने में लगा रहेगा। वैसे इंडिया और नेपाल के बीच में जो ट्रेड है वो काफी अच्छा है। इंडिया काफी अच्छा मतलब निर्यात करता है नेपाल में, लेकिन वहां से आयात इंडिया बहुत कम करता है। तो इंडिया उन सारी चीजों को ध्यान में, संज्ञान में ले सकता है जिन चीजों का इंडिया वहां से आयात कर सकता है, ताकि नेपाल के मन में भी एक पॉजिटिविटी आए कि हम यहाँ से काफी निर्यात करते हैं इंडिया में। तो इस चीज में इंक्रीज करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि विश्वास जो है ना, देखो बिलीफ जो फाउंडेशन है वो हर रिश्ते का फाउंडेशन है। विश्वास क्रिएट होना चाहिए, तभी हम इन रिश्तों को अच्छे से आगे लेकर जा पाएंगे। ये जो भी डिस्प्यूट है इनके ऊपर सोल्व करना चाहिए। और देखो जब ब्लॉकेड हुआ था 2015 में, उस समय हमारी आर्मी ने काफी सपोर्ट किया था। इंडिया और नेपाल की जो आर्मी है उनके बीच में संबंध काफी अच्छे हैं। दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे को अच्छा सम्मान देती है, और उस समय में भी हमारी आर्मी ने हमारे रिश्तों को सुधारने में हेल्प की थी। तो आर्मी के बीच में जो नेगोशिएशंस है वो चलती रहनी चाहिए, और अभी भी जो हमारी आर्मी के लेवल पर जो बातचीत है उन्हीं के थ्रू इन डिस्प्यूट्स को सोल्व किया जा सकता है। तो ये इंडिया नेपाल रिलेशन को लेकर का था। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में देखो काला पानी टेरिटरी से रिलेटेड एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, या काला पानी जो टेरिटरी है उस एरिया से रिलेटेड भी, स्पेशल कोई रिवर से रिलेटेड, या वहाँ पर कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं इससे रिलेटेड कुछ भी, कौन सा मतलब पास है वहाँ पर, उससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो सकते हैं। और मेंस में क्वेश्चन आ गए आईआर से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा, हम ज्योग्राफी से रिलेटेड भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जीएस फर्स्ट से। कैसे, क्यों नेपाल जो है वो कंसर्न क्रिएट कर रहा है इस एरिया में, क्या कारण हो सकता है। आईआर का क्वेश्चन तो है ही, हो सकता है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड भी। देखो आजकल जो है, जो अभी जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें जीएस 3 के टॉपिक से रिलेटेड पूछ लिया गया जीएस 1 में। तो आप ये मानकर मत चलो कि ये तो आईआर से रिलेटेड ही है। किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से मॉडिफाइड करके किसी भी जीएस में पूछा जा सकता है। तो कोई भी अगर पॉइंट आता है ना, कोई भी डिस्कशन, कोई भी ऐसे ज्वलंत मुद्दा आता है, तो उसके हमें सारे पॉइंट डिस्कशन होने चाहिए, ताकि किसी भी पॉइंट्स में, किसी भी पेपर में उसको पूछा जाए, हम वहां पर जो परमानेंट पॉइंट्स हैं वो हमें माइंड में क्लियर होने चाहिए, और हम अच्छे से वहां पर आंसर दे पाए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।